चैनल कोकाटा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? ये हमारा जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसमें कितने सदस्य हमारे स्थायी होते हैं और कितने अस्थायी होते हैं, ये हमें अभी देखना है। तो देखिए, जो हमारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसमें हमारे 5 जो सदस्य होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। और बाकी जो सदस्य होते हैं हमारे वो ऐसे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मतलब 5 सदस्य में ये जो हमारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसमें 5 सदस्य हमारे होते हैं स्थायी, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और प्रेजेंट में यानी वर्तमान में इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 10 होते हैं अस्थायी और 5 होते हैं स्थायी। तो जो हमारे स्थायी सदस्य हैं उनके नाम है, अमेरिका स्थायी सदस्य है, अच्छा, और आपका रूस स्थायी सदस्य है, ब्रिटेन स्थायी सदस्य है, फ्रांस स्थायी सदस्य और चीन। यानी कि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये हमारे स्थायी सदस्य हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो इनमें से कौन से देश से लिए गए हैं? ऑप्शन है हमारे जर्मनी, ऑप्शन बी है हमारा यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी है हमारा यूएसए और ऑप्शन डी है हमारा यूएसएसआर। इनमें से बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। तो देखिए, हमारे जो जर्मनी है, जर्मनी से लिया गया है आपातकालीन उपबंध। जो जर्मनी है ये, तो ऑप्शन ए में जो जर्मनी दिया है इससे लिया गया है आपातकालीन उपबंध, जर्मनी से। अच्छा, और जो बचे हमारे उनके बारे में भी एक एक करके बात करते हैं। अच्छा, ये जो हमारा यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, इससे मौलिक अधिकार लिए गए हैं। और हमारी न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, इतनी चीजें यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई हैं। अच्छा, बात करें ब्रिटेन, तो ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता व विधि निर्माण की प्रक्रिया को लिया गया है। अच्छा, अब आता है आयरलैंड। तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था और आपातकालीन उपबंध, ये हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जो देश है हमारा, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा, संघ राज्य संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, समवर्ती सूची का प्रावधान। मतलब ये सारी चीजें कहां से ली गई हैं? ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, जो सोवियत रूस है यानी यूएसएसआर, यहां से लिए गए हमारे जो मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, वो हमारे यूएसएसआर से लिए गए हैं। ये इसका ऑप्शन हमारा जो डी जो है वो सही हो जाएगा। अच्छा, और जो हमारे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो ली गई है जापान से। और फ्रांस से लिया गया है हमारा गणतंत्रात्मक शासन पद्धति। कनाडा से लिया गया है संघात्मक शासन व्यवस्था एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। और दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। मतलब जो हमारे संविधान में संशोधन होते हैं वो लिए गए हैं दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से। अच्छा, आपातकालीन उपबंध हमने बता दिया जर्मनी से लिया गया है। तो ये हमारी जो भारतीय संविधान है उसमें ये जितने देशों से जो चीज ली गई है उनके बारे में भी हम लोगों ने उस पर
चर्चा किया। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी जो सही हो जाएगा। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? जो हमारा इंटरनेशनल न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, हैग में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा सही। ये हमारा हैग में स्थित है। और हैग कहाँ है? ये ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। और जो हैग है हमारा ये नीदरलैंड में स्थित है। मतलब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय वो हैग में है, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। अच्छा, इसकी स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को। जो हमारा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की जो संविधि में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है हमारा ऑप्शन बी हैग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? ऑप्शन है हमारे भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए जो हमारा झीलों का शहर है वो भोपाल है। मध्य प्रदेश के भोपाल में सबसे ज्यादा झीलें हैं। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? जापान में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा देश है जहां क्रिसमस का जो त्योहार है वो गर्मियों में मनाया जाता है? तो देखिए क्रिसमस का त्योहार ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो हमारा वो सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर अगला, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? जो हमारी राज्यसभा होती है उसमें जो अध्यक्षता होती है उसे कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए जो हमारी राज्यसभा होती है उसमें जो अध्यक्षता होती है तो वो अध्यक्षता करते हैं उपराष्ट्रपति। यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? मतलब इनमें से कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए जो हमारा प्रथम साहित्य स्रोत है वो है हमारा ऋग्वेद। यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ऋग्वेद में होता क्या क्या है? ऋग्वेद में 10वें मंडल में, जो इसका 10वां मंडल है उसमें मिलता है पुरुषों के बारे में सारी चीजें। और इसमें 1028 सूक्तियां हैं। जो ऋग्वेद है हमारा उसमें 1028 सूक्तियां हैं और आपका 10 मंडल है। मतलब 1028 सूक्तियां और 10 मंडल है। तो ये हमारा ऋग्वेद इसका सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर अगला, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? जो हमारा भारत है उसकी प्रथम महिला आईपीएस कौन है? प्रतिभा पाटिल, पांडेजा नायडू, किरण बेदी, हंसा मेहता। तो बताइए इसमें से कौन सा उत्तर हमारा सही होगा? तो देखिए प्रतिभा पाटिल तो हमारी देश की वो रही थी राष्ट्रपति। और जो हमारी किरण बेदी है वो हमारे देश की पहली महिला आईपीएस अफसर बनी थी। और ये पांडिचेरी की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी है, किरण बेदी। किरण बेदी जो है भारत की पहली महिला आईपीएस है। अब आता है क्वेश्चन नंबर अगला, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम बताइए, या क्या नाम है? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए ये जो टाइपिंग वाले सर हमारे बड़ी गलतियां करती हैं। इसमें भी इन्होंने राजा मोहन राय लिखा है, राजा राम खा गई है। तो
इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। जो हमारे सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। और इन्होंने क्या करा था, 1875 ईस्वी को बंबई में आर्य समाज की स्थापना भी की थी इन्होंने। जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं ये आर्य समाज के प्रवर्तक है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इनका जो वो था स्लोगन, वो वेदों की ओर लौटो, ये इनका स्लोगन था। करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। अब क्वेश्चन नंबर 10, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? मतलब भारत के किस राज्य का लोक नृत्य बिहू? राजस्थान का, तमिलनाडु का, असम का, उत्तर प्रदेश का? तो देखिए उत्तर प्रदेश का तो कथक है और बिहू हो जाएगा असम का। तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही हो जाएगा, असम। ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर होगा असम। तो देखिए दोस्तों, जितने भी नृत्य हैं हमारे भारत में 29 राज्य हैं, तो उन सारे राज्यों के नृत्य के लिए एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा और वो डालूंगा। और प्रत्येक वीडियो का लिंक मैं हर प्रत्येक वीडियो में डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा करके और डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो 1 बाय 1 से निकल आएंगी और आप उन पे जाके देख सकती हैं। तो नृत्य के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और जितने भी हमारे दिवस थे, दिवस पे मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ। लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी थे। मतलब हमारे देश में ऐसा कोई कोना नहीं है जहां मिर्च का उपयोग ना होता हो। और ये मिर्च हमारे देश में कहाँ से आई, कौन लेकर के आया? ऑस्ट्रेलिया से आई, उज्बेकिस्तान से आई, दक्षिण अमेरिका से आई या अफगानिस्तान से? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए हमारे देश में जो मिर्च आई वो दक्षिण अमेरिका से आई। मतलब जो दक्षिण अमेरिका के व्यवसायी थे वो मिर्च को लेकर के आए हमारे देश में। तो ऑप्शन सी जो है इसका वो सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कांच के जार तथा बोतलों को उनके अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? मतलब ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उसमें नमी ना रहे और जो अचार हम उसमें भर रहे हैं उस पर फफूंदी ना लगे, फंगस ना लगे, मतलब वो बेकार ना हो। इसलिए नमी को पूरी तरह से हटाना, तभी उसमें अचार भरना चाहिए, नहीं तो अचार बेकार हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं। उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो देखिए हम ऐसा इसलिए करते हैं कि नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। मतलब उसमें से नमी को पूर्णतः हटा देंगे, जब हम धूप में से सुखा लेंगे तो नमी हमारी पूर्णतः हट जाएगी। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर अगला। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, ये लिपि आधारित होती है। मतलब एक लुईस ब्रेल वैज्ञानिक हुए थे जो कि बेचारे अंधे थे और उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। तो कितने बिंदुओं पर किया था? ऑप्शन है 6 बिंदुओं पर, ऑप्शन बी है 8 बिंदुओं पर, ऑप्शन सी है 10 बिंदुओं पर, ऑप्शन डी है 4 बिंदुओं पर। मतलब जो ब्रेल लिपि थे उन्होंने कितने बिंदुओं पर इस लिपि का आविष्कार किया था? तो देखिए ये एक नेत्रहीन फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1821 में इसे 12 बिंदुओं के स्थान पर 6 बिंदुओं पे कर दी। मतलब ये पहले 12 बिंदुओं पे होती थी, लेकिन लुईस ब्रेल ने इसे 1821 में 12 बिंदुओं से 6 बिंदुओं पे कर दिया। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 6 बिंदुओं पर लुईस ब्रेल ने इसे कर दिया था। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए।
दोस्तों तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं आपको लगातार वीडियो दे रहा हूँ, तो आप भी मेरा साथ दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी आपसे थोड़ी मोटिवेशन मिले और मैं आपको अच्छा अच्छा कंटेंट लगातार देता रहूं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और उन्हें उनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये हमारे देश में कुछ ऐसी जगह है जहाँ टेपियोका और नारियल की जो खेती होती है उसे करते हैं। तो ये इसके ऑप्शन इस प्रकार है, असम, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश में इनमें से ये कहाँ होता है? तो देखिए असम में तो चाय की खेती ज़्यादा होती है। असम राज्य जो है हमारा वो चाय के लिए प्रसिद्ध है, चाय की खेती होती है। अच्छा, गोवा में जो होता है हमारा वो मेवा वगैरह बहुत होती है, जैसे काजू वगैरह, काजू खेती होती है। और केरल जो है हमारा वो मसालों का बगीचा है, केरल में मसाले ज़्यादा होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गोवा। गोवा में क्या होता है, गोवा में लोग अपने घर के आंगन में टेपियोका और नारियल जैसे खाने की चीजों को उगाते हैं। टेपियोका एक खाने की चीज का पेड़ है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है? मतलब कुछ टाइम दे रखा है, इनमें से कौन सी विधि अच्छी है? जैसे अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च। तो देखिए जो मधुमक्खी पालन है बिहार के कुछ लोग करते हैं बिहार राज्य में, उसमें क्या होता है कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो जो हमारे फूल होते हैं उनसे रस को, जो उनका फूलों का रस होता है उससे शहद बनाती हैं। तो जितने अधिक फूल होंगे उतना अच्छा शहद बनाएंगी। तो ये हम कौन सी विधि इनमें से अच्छी है? तो देखिए जो अक्टूबर से दिसंबर का महीना होता है ये मधुमक्खी पालन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय हमारी सरसों लाई वगैरह बहुत सारी फूल पत्तियां होती हैं। तो अक्टूबर से दिसंबर का समय सही है, ऑप्शन सी जो हमारा वो सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16, अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। मतलब अबू धाबी के विषय में हमें सही कथन चुनना है कि सही इनमें से कौन सा हो सकता है। देखिए ये रेगिस्तान इलाके में है। देखिए आबू धाबी में रेगिस्तान है, बहुत सारी रेत है, वहां रेती है अधिकतर। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। आबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा मिलता है। हाँ ये बात भी सही है कि आबू धाबी में पानी जो है वो पेट्रोल से महंगा है। दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया हमारा। अब देखिए तीसरा ऑप्शन, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। हाँ आबू धाबी में अरबी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ की जो उस देश की भाषा है वो अरबी है और अरबी वहाँ बोली जाती है। तो ये भी हमारा सही है। अब देखते हैं ऑप्शन डी, आबू धाबी की मुद्रा को दिनार कहते हैं। नहीं, आबू धाबी में दिनार नहीं चलता है, आबू धाबी में रियाल जो मुद्रा है वो चलती है, रियाल चलती है। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब देखते हैं एबीसी कौन से ऑप्शन में है। तो देखिए पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं, तीसरा ऑप्शन जो डी है हमारा वो सही हो जाएगा, क्योंकि एबीसी ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। मतलब एक शिक्षक जो है या शिक्षिका वो बच्चे की पहचान कैसे कर सकती है क्लास में? ऑप्शन देखते हैं इसके, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, बहुत बात करना और हाइपर एक्टिविटी, और अगला है आक्रामक या आक्रामक व्यवहार। मतलब बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाए बच्चा, तो ऐसा व्यवहार। तो देखिए जो बच्चा टेंशन में होगा वो उल्टे सीधे व्यवहार करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। शिक्षिका पहचान कर सकती है आक्रामक
जो आक्रामक है उसका व्यवहार होगा उसके अकॉर्डिंग। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगला है हमारा एनसीटी का उद्देश्य है, मतलब एनसीटी एक संस्था होती है हमारी, उसका उद्देश्य क्या है? जो एनसीटी है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसका उद्देश्य क्या होता है? शिक्षालय खोलना, शिक्षालय में शिक्षा स्तर बनाए रखना, शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना, शिक्षालय को अनुदान देना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? तो देखिए एनसीटी जो है हमारी, एनसीटी का मेन कार्य क्या है? शिक्षालय में शिक्षा के स्तर को बनाए रखना, ये एनसीटी का कार्य है। यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का जो मुख्य कार्य है, मुख्य उद्देश्य है, तो शिक्षालय में शिक्षा स्तर बनाए रखना। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय गीत के रचयिता है, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसके रचयिता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है मोहम्मद इकबाल, और ऑप्शन डी है मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए जो हमारा राष्ट्रीय गीत है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था, और तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। ये हमारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है, इन्होंने भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905 के समय ये गीत एकता का प्रतीक बन गया था। मतलब जो 1905 का समय था उस समय ये एकता का प्रतीक था, जो राष्ट्रीय गीत था हमारा। अच्छा, इसके अलावा और चीज़ों के बारे में भी देखते हैं। ये इनकी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की एक पुस्तक थी जिसका नाम था आनंद मठ। तो आनंद मठ से इसको लिया गया था और 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय गीत के रूप में से स्वीकार किया गया था, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो लिखा था। आनंद मठ किताब थी इनकी, और 22 मार्च 1957 को इसे राष्ट्रीय गीत की उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन, स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य सुरक्षा, गंगा की स्वच्छता, नदियों को जोड़ना, या मंदिरों का जीर्णोद्धार करना। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो मतलब स्पर्श गंगा अभियान है तो गंगा से संबंधित ही होगा। इसका जो मेन मकसद था वो था हमारा गंगा की स्वच्छता, मतलब गंगा को स्वच्छ कैसे बनाया जाए। तो उत्तराखंड में गंगा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए स्पर्श गंगा की शुरुआत की गई थी। जो भारत का उत्तराखंड स्टेट है उसमें गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए स्पर्श गंगा अभियान चलाया गया था उत्तराखंड में। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? मतलब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें पानी पंचायत शुरू हुई? केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए पानी पंचायत की शुरुआत हुई थी हमारी, वो हुई थी महाराष्ट्र में। इसमें क्या था, जो पानी पंचायत है इसमें 1972 ईस्वी में महाराष्ट्र राज्य में पानी पंचायत की शुरुआत हुई थी। अच्छा, इस पंचायत में के माध्यम से पानी के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया। मतलब ये पानी पंचायत एक तरह से ऐसा मान लीजिए कि जो पानी का संरक्षण करें और पानी को फिजूल खर्च यानी वेस्ट ना करें, इसलिए इस पंचायत का गठन किया गया था 1972 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, 11 जुलाई को मनाया जाता है, मतलब 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व जल दिवस? बताइए इसमें सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो देखिए
जो हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस ये मनाया जाता है हमारा 11 जुलाई को, यानी विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है, मतलब 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस 22 मार्च को, यानी 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब आता है मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या मेघालय? बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए या क्या है। तो देखिए जो मोनाल पक्षी है वो उत्तराखंड का तो राज्य पक्षी है, लेकिन उत्तराखंड के अलावा किसी और राज्य का भी वो राज्य पक्षी है। तो इनमें से वो कौन सा राज्य है जिसका वो राज्य पक्षी है? तो देखिए इसमें जो हमारा मोनाल है वो हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी है, मतलब मोनाल जो है हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी है। मोनाल को नेपाल तथा उत्तराखंड में डोफे के नाम से जाना जाता है, मतलब इसे मोनाल को उत्तराखंड और नेपाल में डाफे के नाम से जाना जाता है। और मोनाल पक्षी उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है, मतलब भारत में जैसे बाढ़ आती है या कोई खतरा होता है तो इनमें से कौन सा बोर्ड जो है उन्हें चेतावनी देता है? केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जल संसाधन विभाग या उपरोक्त सभी? तो देखिए ये सारी संस्थाएं जो है सूचना देंगी कि बारिश कितनी है या बाढ़ आने वाली है या और जो भी बातें हैं। तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर अगला, ग्राम पंचायतों का कार्य है, मतलब जो ग्राम पंचायत है हमारी उनका कार्य क्या है? ऑप्शन ए देखते हैं, जल संसाधनों को रख रखाव, ये भी ग्राम पंचायत का काम है, जल के संसाधन है उनका रख रखाव करना। ऑप्शन बी है स्कूलों का निर्माण, ये भी इसी का काम, ये भी सही है। और ऑप्शन सी है बीपीएल लाभार्थियों की सूची तय करना, मतलब जो लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उनके लिए बीपीएल जो कार्ड होता है उसका प्रावधान है। तो ये काम भी ग्राम पंचायतों का होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा, इनमें सभी ग्राम पंचायत के सभी कार्य होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो भारतीय संविधान है उसमें जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि ये हमारे मूल अधिकार है, क्या उनका उद्देश्य है? तो ऑप्शन देखते हैं, बच्चों का सर्वांगीण विकास। और ऑप्शन बी है विकास पुरुषों का सर्वांगीण विकास। और ऑप्शन सी है विकास महिला सशक्तिकरण, मतलब महिलाओं को सशक्तिकरण का विकास और पुरुषों का सर्वांगीण विकास। और ऑप्शन डी है हमारा नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। तो देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, मतलब नागरिकों की जो व्यक्तित्व उनका पूर्ण रूप से हमें विकास करना है, ये हमारे संविधान का मूल उद्देश्य है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर,
नीली क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है नीली क्रांति? दुग्ध उत्पादन से, पुष्प उत्पादन से, मत्स्य उत्पाद से या फल उत्पाद से? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए नीली क्रांति है हमारी, वो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब ऑप्शन सी जो हमारा सही हो जाएगा, मत्स्य उत्पाद से है ये, मत्स्य उत्पाद से। अच्छा और कुछ क्रांति है, जैसे हमारी नीली क्रांति हो गई, ये तो बता दिया मत्स्य उत्पाद से है। अच्छा श्वेत क्रांति हो गई दुग्ध उत्पादन से, जो श्वेत क्रांति है वो दुग्ध उत्पादन से हो गई। इंद्रधनुष क्रांति, ये सभी क्रांतियों का सम्मिलित रूप है। और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है, हरियाली से है। तो ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? जो स्वर्णिम रेशा है वो इनमें से किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे चाय, कपास, जूट, रबर। तो स्वर्णिम रेशा इनमें से क्या है? तो देखिए स्वर्णिम रेशा कपास को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी कपास। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शारदा एक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम या अनिवार्य शिक्षा? शारदा एक्ट का संबंध इनमें से किससे है? तो देखिए शारदा एक्ट जो है हमारी वो 1929 का संबंध है। और इसमें क्या हुआ था कि जो पहले बाल विवाह होते थे, बाल विवाह संबंधित था। इसमें क्या निर्धारित किया गया था शारदा एक्ट में 1929 में कि लड़के की उम्र 18 साल और लड़की की उम्र 14 साल विवाह योग्य है। तो ये जो है ये बाल विवाह को लेकर के शारदा एक्ट बनाया गया था। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए बाल विवाह, जो ये शारदा एक्ट 1929 में बनाया गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है, मतलब जो हमारे समाज में सामाजिक बुराई है उनका उदाहरण है, इनमें से कौन सा है? देखते हैं कौन सा उदाहरण है इनमें से। ऑप्शन ए बाल विवाह, ये भी सामाजिक बुराई है, मतलब छोटी उम्र में या कम नाबालिग जब होते हैं बच्चे उस एज में शादी कर देना, ये एक सामाजिक बुराई है। और दहेज, ये भी एक सामाजिक बुराई है। और ऑप्शन सी है क्या हमारा बाल श्रम, यानी बच्चों से काम कराना बाल श्रम कहलाता है, ये सभी। तो ये हमारी तीनों जो है सामाजिक बुराइयां हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारी इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। तो आप हमारी जब वीडियो देखा करें तो वीडियो को शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिलेगा और हम आपको डेली जो क्लास लेकर के आ रहे हैं उसमें अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर के आएंगे, ताकि आप अपना सी टेट और यूपी टेट में 130 प्लस स्कोर कर सकें। और इसी के साथ आज का जो सेशन है यही समाप्त करते हैं और अगले सेशन में मिलेंगे जोरदार कंटेंट के साथ और नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।